हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया सब। तो कैसे हो मेरे बब्बर शेर और शेरनियों? प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम एक और हिंदी के क्वेश्चन पेपर का निपटारा बहुत सिंपल तरीके से करने वाले हैं। मेरे बब्बर शेर और शेरनियों, याद रखिएगा, इस टाइम ज्यादा से ज्यादा आपको क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है, क्योंकि जितना ज्यादा आप क्वेश्चन पेपर लगाओगे उतनी ज्यादा प्रैक्टिस होती जाएगी। और वो भी ऊपर ऊपर नहीं कि हाँ ये देख लो, ये देख लो, ऐसा आता है वैसा आता है, ठीक है, फलाना ढिमका, ऐसा कुछ भी नहीं भैया। अब आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर किसी भी सब्जेक्ट का हो पूरे सॉल्यूशन के साथ लगाना है, वो भी पूरा टाइम सेट करके कि हाँ हम इतने टाइम में पूरे क्वेश्चन पेपर को लगा पाते हैं या फिर नहीं। ठीक है ना? अब आपके पास ज्यादा समय नहीं है, और एक चीज का ध्यान देना, अगर आज आप समय की कदर नहीं करते हैं तो समय आपकी कदर नहीं करेगा, क्योंकि समय ने अच्छे अच्छों को बर्बाद कर दिया है। इसलिए इस बात को ध्यान देना, समय के साथ चलना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो चलिए देख लेते हैं प्यारे बच्चों हिंदी के एक और क्वेश्चन पेपर को। आपका जो पैटर्न है सेम ऐसे रहने वाला है। हमने न जाने कितने क्वेश्चन पेपर करवा दिए हैं, अब तो आप डेफिनेटली 90 प्लस फोड़ के ही आओगे हिंदी के पेपर में। अनुक्रमांक आपका ऐसा पेपर का ये पूरा पेपर ऐसा रहेगा, ठीक है, जहां पे ऊपर ये प्रिंट करा होता है कि अनुक्रमांक लिख दीजिए, नीचे आप नाम लिख दीजिए, ठीक है, नाम कुछ भी लिख दीजिए। अरे कुछ भी का मतलब अपना लिखना है ना? नहीं तो चिन्ना स्वामी, मुत्तो स्वामी, वेणुगोपाल अय्यर, ठीक है, ऐसा नहीं लिख देना। ये पृष्ठ की संख्या दिया रहेगा, यहां पे क्रमांक रहेगा एक, और ये आपका जो मेन होता है, और बार बार हम यही बताते हैं, ठीक है, इसी का वैल्यू ज्यादा है, क्योंकि प्यारे बच्चों जो आपको कॉपी मिलेगी जिसमें लिखना हो, ठीक, उसमें क्रमांक भरना होता है, एक सेट नंबर वो भरा दिया जाता है आपके कक्ष में ही, ठीक, तो उसमें दिक्कत नहीं। और इसी से पता चल जाता है कि आपको ये वाला सेट मिला था जब आपकी कॉपी चेक होती है, ठीक है। और बाकी सामान्य हिंदी का पेपर रहने वाला है न्यू पैटर्न पर, समय 3 घंटे 15 मिनट। अब देखिए जो 15 मिनट होते हैं वो आपको एक्स्ट्रा दिए जाते हैं। क्यों दिए जाते हैं ध्यान दीजिए, उसके लिए कुछ चीजें हैं, याद रखिएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं। यहां नोट में ही बोल देता है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। मतलब ये 15 मिनट आपको एक्स्ट्रा इसलिए मिलता है कि आप क्वेश्चन पेपर को पहले ढंग से पढ़ लीजिए। बहुत सारे बच्चे गलती कहां करते हैं कि पेपर पाते ही मार धड़ाधड़ शुरू कर दिए, जो कि बहुत बड़ी गलती होती है। सबसे पहले देखिए, होता हर एक स्टूडेंट के साथ होता है कि जैसे ही वो पेपर में बैठ मतलब एग्जाम में बैठते हैं तो उनके हार्ट बीट बढ़ जाती है। जब तक पेपर हाथ में नहीं आता है सोचते हैं पता नहीं कौन सा क्वेश्चन आएगा, कैसा क्वेश्चन आएगा, कितना टफ आएगा, कितना इजी आएगा, तो हार्ट बीट बहुत ज्यादा बढ़ी रहती है। पेपर पाते हैं तो मतलब तुरंत तो हार्ट बीट शांत नहीं होगी, घबराहट रहती है। भाई हर एक स्टूडेंट के साथ होता है, हम भी इस दौर से गुजर चुके हैं, हमारे साथ भी हुआ है। तो ये चीज इसीलिए 15 मिनट दिया होता है कि पहले आप आराम से 15 मिनट पेपर पढ़ लीजिए, ताकि तब तक आपके दिल की धड़कन भी थोड़ी शांत हो जाए, ठीक है। फिर उसके बाद तो अपने आप आइडिया लग जाएगा, अरे यार ये तो क्वेश्चन आ रहा है, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, इसमें से 10 क्वेश्चन भी आ रहे हैं, हो सकता है आगे लिखते लिखते आ जाएगा, तो एकदम कंफर्टेबल फील होने लगता है। ठीक, इसलिए 15 मिनट दिया जाता है कि पहले पेपर पढ़ो, ना कि पहले पाते ही शुरू हो जाओ लिखना कि हाँ हम तो टॉप करेंगे। अरे नहीं, ऐसा नहीं, ठीक है। आगे लिखा रहेगा कि संपूर्ण जो प्रश्न पत्र है 2 भाग खंड का और खा में डिवाइड होगा, ठीक है। फिर उसके बाद सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, ये दिया रहेगा, ठीक। फिर आपका शुरू हो जाता है डायरेक्टली खंड का से। खंड का से आपका क्वेश्चन पेपर शुरू हो जाता है, खंड का, जो कि पूरी तरह से आपके बुक पर आधारित होगा, किताब पर, ठीक, जिसमें आपके पूरे ये 50 नंबर का खंड का होगा, 50 का ही खंड का होता है। और शुरुआत होती है बहुविकल्पी प्रश्नों से। बोलेगा कि दिए गए प्रश्नों में सही विकल्प का चयन करिए, और 5 प्रश्न आपके हिंदी गद्य से रहेगा, और आपके हिंदी इसी तरह पद्य यानी काव्य से रहेगा 5।
तो टोटल 10 नंबर के, यानी 5 और प्लस 5 टोटल 10 नंबर के तो बहुविकल्पी प्रश्न रहेगा बबुआ। जैसे पहला क्वेश्चन आ जाते हैं, कह रहा है हिंदी का प्रथम नाटक है, तो हिंदी का प्रथम नाटक क्या है आपको बता देना है। तो भारत दुर्दशा, नहुष, ना आने वाला कल और चंद्रगुप्त। तो प्यारे बच्चों नहुष है, और नहुष है, ठीक है, किसने लिखा है याद रखना, तो बाबू गोपाल चंद्र, ठीक है, किसने, बाबू गोपाल चंद्र, गोपाल चंद्र, याद रखना। बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे यहां से, और इस बात की गारंटी हम 100% लेते हैं, ठीक है। हिंदी वगैरह में फिक्स होता है बहुत सारे क्वेश्चन, इसी में से आपको 30 से 40 नंबर से ज्यादा क्वेश्चन फंस सकते हैं, याद रखिएगा, इतना हम दावे के साथ कह रहे हैं। इसीलिए बोलते ना कि हिंदी में जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस सेट लगाओगे उतना आसान होता है, ठीक है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ध्रुव स्वामिनी की रचना विधा है। अब इसको करवा भी चुके हैं ऑलरेडी ही, कि ध्रुव स्वामिनी की कौन सी विधा है ये बताना है। एकांकी है, जीवनी है, नाटक है, या फिर उपन्यास है। तो जो ध्रुव स्वामिनी है वो एक नाटक है। अब किसके द्वारा लिखा गया एक नाटक है, तो प्यारे बच्चों किसके द्वारा, जयशंकर प्रसाद जी का एक नाटक है, जयशंकर प्रसाद जी का एक नाटक है। कौन सा, ध्रुव स्वामिनी, ठीक है। चलिएगा आगे, आगे चलते हैं बबुआ। आगे देखिए क्या है प्रश्न, कह रहा है कि इंदुमती है, तो इंदुमती क्या है, इंदुमती क्या है, प्रथम कहानी, प्रथम उपन्यास, निबंध, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इंदुमती जो है वो प्रथम कहानी है, क्या है, प्रथम कहानी है। रचना किसने किया है, तो किशोरी लाल गोस्वामी जी ने, किसने, किशोरी लाल गोस्वामी, ठीक है। अब उसके बाद एक चीज ध्यान देना, अगर यहां पे प्रथम उपन्यास पूछता तब प्रथम उपन्यास क्या है, परीक्षा गुरु है, परीक्षा गुरु है। और परीक्षा गुरु की रचना किसने किया है अगर पूछ ले, तो प्यारे बच्चों हमने बताया ना, लाला श्रीनिवास दास, किसने, लाला श्रीनिवास दास, ठीक है। तो ये भी छोटी छोटी चीजें याद रखना। प्रथम कहानी तो इंदुमती, लिखा किसने, किशोरी लाल गोस्वामी जी ने। प्रथम उपन्यास कौन सा, परीक्षा गुरु, किसने लिखा, ठीक है, तो लाला श्रीनिवास, इसमें किशोरी लाल गोस्वामी है तो इसमें लाला श्रीनिवास दास जी हैं, ठीक है ना, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं, पहले स्क्रीनशॉट कर लो अगर करना है। चलिए आगे देखते हैं, वैसे जरूरत थी नहीं बट हाँ ये इतना है कि जो इंपॉर्टेंट है हम बता दे रहे हैं। देखिए आगे कह रहा है कि हिंदी का प्रथम यात्रा वृत्तांत सरयू पार की यात्रा लिखा है। तो सरयू पार की जो यात्रा है वो किसने लिखा है ये आपको बताना है, ठीक है। सरयू पार की यात्रा किसने लिखा है, तो आपका विकल्प है बबुआ कि भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा, फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा, या फिर प्रेमचंद्र द्वारा, या फिर राहुल संकीर्तन द्वारा। तो जो सरयू पार की यात्रा है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के द्वारा क्या है, रचित है बबुआ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन, हमारा अगला प्रश्न जो है कि गुनाहों का देवता कृति है, यानी गुनाहों का जो देवता है वो किसकी रचना है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की, गुलाब राय की, या फिर धर्मवीर भारती की, या फिर रघुवीर सहाय की। तो गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती की रचना है, ठीक है ना। ये सब बहुविकल्पी में ऑलरेडी करवा चुके हैं, इतना याद रखिएगा। अब आपके 5 प्रश्न गद्य से हो गए, अब अपन आ जाते हैं काव्य साहित्य में, हिंदी के काव्य साहित्य में आ जाते हैं। कह रहा है कि दूसरे का भक्ति आंदोलन का श्रेय जाता है, तो भक्ति आंदोलन का श्रेय किसे जाता है, विकल्प है वल्लभाचार्य को, या फिर शंकराचार्य को, या रामानुजाचार्य को, या फिर निम्बाकाचार्य को।
ठीक है, तो यहां पे बताना है कौन है, तो रामानुजाचार्य है। ठीक है, ये इसके क्या हो जाएगा, इसका सही विकल्प हो जाएगा। भक्ति आंदोलन का श्रेय इन्हीं को जाता है। अगला विकल्प क्या है, अगला विकल्प है प्यारे बच्चों की प्रयोगवाद को, ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि प्रयोगवाद को नई कविता की संज्ञा किसने दिया। ठीक है, कि प्रयोगवाद को नई कविता की संज्ञा किसने दिया, यानी नई कविता किसने कहा। ठीक, गिरिजा कुमार माथुर ने, केदारनाथ सिंह ने, या फिर अज्ञे ने, या फिर धर्मवीर भारती ने। तो प्रयोगवाद को नई कविता की जो संज्ञा प्रदान किया, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी ने प्रदान किया। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि चिंतामणि कवि हैं, कि चिंतामणि जो कवि हैं इनमें से किस वर्ग के कवि हैं ये बताना है। रीति सिद्ध वर्ग के, रीति मुक्त वर्ग के, रीति रहित वर्ग के, या फिर रीतिबद्ध वर्ग के। तो ये रीतिबद्ध वर्ग के कवि हैं। ठीक, चलिएगा आगे चलते हैं। अगला प्रश्न कि हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है, तो हिंदी का प्रथम कवि किसको माना जाता है, गोरखनाथ को, या चंद बरदाई को, या जगनिक को, या फिर सरहपा को। तो सरहपा को माना जाता है हिंदी साहित्य का प्रथम कवि। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि छायावाद के प्रवर्तक, यह भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है प्यारे बच्चों, कि छायावाद के प्रवर्तक कौन है। तो छायावाद के प्रवर्तक हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, या फिर महादेवी वर्मा। तो छायावाद के प्रवर्तक जयशंकर प्रसाद है। ठीक है, इसमें संबंधित जैसे पूछ लेता है, बता अभी इसके पहले ही बताया, पूछ लेगा कि कामायनी, पूछ लेगा ऐसे ही कामायनी किस वाद की, मतलब ऐसे देगा कि किस युग की कविता है, तो ऐसे यहाँ पे छायावाद युग, तो ऐसे आ जाता है। ठीक है, ऐसे पूछ लिया जाता है कई बार, या पूछ लेगा जयशंकर प्रसाद किस युग के कवि हैं, तो यहां याद रखना। तो इस तरह से अब जैसे इसमें पूछ लिया कि छायावाद के कवि हैं या प्रवर्तक कौन है इसमें। ठीक है, तो प्रमुख ये प्रवर्तक ये है, और प्रमुख कवि में भी आता है इनका नाम। ठीक है, तो ये आपके टोटल 10 नंबर के तो बहुविकल्पी प्रश्न इस तरह के आएंगे शुरू में ही। फिर आपका बबुआ तीसरा जो प्रश्न होगा, तीसरा प्रश्न टोटल 10 नंबर का होगा। ये इकलौता पूरे कितने नंबर देकर जाएगा, 10 नंबर, कि बोलेगा दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। और अच्छी बात आपके लिए यह है, और हम बार बार ये चीज बताते हैं कि अथवा में करके आएगा, यानी 2 आएगा, 1 करना है बस। जब आपके पास विकल्प हो जाता है तब तो एकदम काम आसान हो जाता है। विकल्प अगर है तो आप आराम से कर सकते हो, नहीं होता तो मजबूरी हो जाती कि एक ही करना है। जैसे एक दिया है, कि एक दिया गया है कि भूमि का निर्माण देवों ने किया है। देखिए आपको केवल एक बार अच्छे से पढ़ लेना है कि जैसे भूमि का निर्माण देवों ने किया है, वह अनंत काल से है, उसके भौतिक रूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत होना हमारा आवश्यक कर्तव्य है। भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति हम जितने अधिक जागरूक, मतलब जागृत होंगे, उतना ही हमारी राष्ट्रीयता बलवती हो सकेगी, यानी उतनी मजबूत हो सकेगी। यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी है वह निर्मूल होती है। आगे कह रहा है कि राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी गहरी होंगी उतनी ही राष्ट्रीय भावों का अंकुर पल्लवित होगा। इसलिए पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की अधोपांत जानकारी प्राप्त करना, उसकी सुंदरता, उपयोगिता और महिमा को क्या है, पहचानना आवश्यक, ये धर्म होता है। तो ये एक आपका गद्यांश दिया गया है, और नीचे 5 प्रश्न इस तरह से दिए रहेंगे। पहला प्रश्न है कि उपयुक्त गद्यांश के शीर्षक और लेखक का नाम लिखिए। आप कैसे पहचानोगे? हमने आपको ट्रिक में बताया है, जब भी भूमि शब्द आए, जन आए, राष्ट्र आए, राष्ट्रीय आए, कौन सा पार्ट होता है, राष्ट्र का स्वरूप। और पहले चैप्टर में तो 100% फिक्स है, मान के चलिए एक आना है। तो यहां पर देखिए भूमि शब्द आया है, फिर उसके बाद देखिएगा जरा नीचे आइए
देखिए भूमि के अलावा भूमि आया है, फिर यहां पर देखिए राष्ट्रीयता आया है, राष्ट्रीय आया है, राष्ट्रीयता आया है, यहां राष्ट्रीय आया है। तो मतलब यहां पर हमने बताया ना, भूमि आ गया, राष्ट्रीय आ गया, ये राष्ट्र शब्द आ गया। तो चैप्टर कौन सा, राष्ट्र का स्वरूप, किसने लिखा, वासुदेव शरण अग्रवाल। तो आप लिख देंगे ना बबुआ, तो आप लिखेंगे इस तरह से लिखेंगे कि उपयुक्त गद्यांश का जो शीर्षक है राष्ट्र का स्वरूप तथा लेखक का नाम क्या है, वासुदेव शरण अग्रवाल। एक में हमने अच्छे से बताया था ना, तो यहां पे यह चीज याद रखना है, शीर्षक क्या है, राष्ट्र का स्वरूप, राष्ट्र का स्वरूप यानी चैप्टर राष्ट्र का स्वरूप है, और लेखक का नाम वासुदेव शरण अग्रवाल है, वासुदेव शरण अग्रवाल। तो आप इस तरह से आप पूरा लिखेंगे कि उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक राष्ट्र का स्वरूप तथा लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं, इस तरह के लिख देना है। अगला, राष्ट्र भूमि के प्रति हमारा आवश्यक कर्तव्य क्या है। तो जरा ध्यान से देखिए, कह रहा है कि राष्ट्र भूमि के प्रति हमारा आवश्यक कर्तव्य क्या है। तो जरा नजर डालिएगा, नजर डालिएगा बच्चों। देखिए कह रहा है कि हमारा भूमि के प्रति हमारा आवश्यक कर्तव्य क्या है। तो देखिए इसमें कहा है, यहां से आप नजर डालिए, देखिए उसके भौतिक रूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत होना हमारा आवश्यक कर्तव्य है। तो आप डायरेक्टली वही चीज लिखेंगे, यानी भूमि के भौतिक रूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत होना। ठीक है, मतलब आंसर आपको यही मिल गया, ये इतना पूरा इसी का आंसर है। ठीक है, किसमें, भौतिक रूप, सौंदर्य, भौतिक रूप, सौंदर्य, और यहां पे आप लिखेंगे कि राष्ट्र भूमि के प्रति हमारा आवश्यक कर्तव्य क्या है। तो राष्ट्र भूमि के प्रति यहां पर फिर लिख देंगे कि यहां पर हम लिखेंगे बबुआ, उसके भौतिक रूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत होना ही क्या है, हमारा आवश्यक कर्तव्य है। कोई दिक्कत हुई नहीं ना। फिर उसके बाद जैसे अगला प्रश्न, ये बहुत आसान होता है कि किस प्रकार की राष्ट्रीयता को लेखक ने निर्मूल कहा है। तो किस प्रकार की राष्ट्रीयता को लेखक ने निर्मूल कहा है, तो आप देखिएगा, यहां से नजर डालिए प्यारे बच्चों, इसमें नजर डालिए कि जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी है वो क्या है, निर्मूल है। तो यहां पर उत्तर हो गया ना एकदम साफ साफ, यानी यहां पे हो गया, सीधा लिख दीजिए कि जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी है वो निर्मूल होती है। मिल गया आंसर पूरा का पूरा। अगला प्रश्न आते हैं, कह रहा है कि यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में किसकी जननी है। तो चलिए आते हैं, आ जाते हैं प्रश्न पे के उत्तर में। देखिए जननी शब्द कहां आया था, ये है। ठीक है, कह रहा है कि यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में किसकी जननी है। तो लिखेंगे यहां से पूरा कि यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। तो कुछ करना पड़ा, अरे कुछ भी नहीं, पूरा उत्तर तो इसी में छपा है, पूरा इसी में बैठा है, हमें ज्यादा कुछ करना पड़ रहा है नहीं ना। तो क्या ही दिक्कत होनी चाहिए। अगला कह रहा है बबुआ कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो जिस पे लाइन है उसकी व्याख्या थोड़ा अपने शब्दों में लिखना है। देखिए इसमें कह रहा है कि राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी गहरी होंगी उतना ही राष्ट्रीय भावों का अंकुर पल्लवित होगा। तो अपने शब्दों में लिखना होगा कि लेखक का कहना है कि राष्ट्रीयता की नींव जितनी अधिक मजबूत होगी उतना ही अधिक राष्ट्रीय भाव उत्पन्न होगा। ठीक है ना, फिर उतना ही अधिक राष्ट्रीय भाव क्या है, उत्पन्न होगा। फिर उसके बाद यहां पर वही चीज लिखेंगे कि यहां पर इसलिए पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की जानकारी प्राप्त करना, उसकी सुंदरता, उपयुक्तता और महिमा को पहचानना और हमारा आवश्यक धर्म है। तो जो कुछ है वही पूरा लिख दीजिए, बस थोड़ा सा बदल कर, बस ये हो जाता है। अब आपका जैसे अथवा में एक आ गया है, मान लेते हैं आप पहले वाले का नहीं पता, दूसरे का कर दीजिए। जैसे मन, यहां पे मगर क्या है, उदास होना भी बेकार है। अशोक आज भी उसी मौज में है जिसमें आज से 2000 वर्ष पहले था। ठीक है, तो देखिए अब यहां से पहचानेंगे कैसे। तो यहां पे जब हमने बताया था अशोक शब्द आए, अशोक के फूल शब्द आए,
किस चैप्टर से है? तो अशोक के फूल से है। लिखा किसने है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। तो अशोक शब्द आ गया ना, तो उस चैप्टर का है। तो अब जान गए किस चैप्टर से है और किसने लिखा है। अब वहां पे गद्यांश का संदर्भ लिखना है तो लिख देंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक सामान्य हिंदी के अशोक फूल पाठ से लिया, मतलब अशोक के फूल पाठ से लिया गया है। इसके लेखक कौन है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। ठीक है, कि यहां पर अब बाकी जो प्रश्न है उन सब का उत्तर आपको वहीं से मिलेगा। तो ये आपका तीसरा होता है। अब चौथा वाला प्रश्न जो होता है वो पूरा का पूरा पद्यांश होता है। पूरा यानी पद्यांश होगा। ठीक है, पूरा का पूरा पद्यांश होता है। जैसे यहां पे दिया गया है, यहां पे देखेंगे चौथा वाला है पूरा, ये भी आएगा 10 नंबर में। ठीक है, इसमें भी दिया रहेगा सेम उसी तरीके से, बट ये आपका कविता के रूप में है जैसे दिया है। और ये एक बहुत महत्वपूर्ण वाला है, न जाने कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, बार बार ये आता है, हमने उठाया भी है इसी को कि लज्जाशीला पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आवे, होने देना विकित वसना तो ना तू सुंदरी को। जो थोड़ी भी श्रमित हो, गोद ले श्रांति खोना, होठों की और कमल मुख की म्लानताएं मिटाना। देखिए आता है बच्चों कई बार यहीं तक का, केवल यहीं तक आता है, लेकिन कभी कभार पूरा लंबा चौड़ा आ जाता है। जैसे यहां पे अलग, ये अलग है लेकिन कभी कभार पूरा लंबा आ जाता है, इसी में जोड़ देता है। आगे भी दिया है कि कोई क्लांत कृषक ललना खेत में जो दिखावे, धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना। जाता कोई जलद यदि हो व्योम में, तो उसे ला छाया द्वारा सुखित करना तप्त भूतांगना को। देखिए क्या कह रहा है यहां पर अरे गले में खिचखिच हो रही है। देखिएगा इसमें बोल रहा है कि यदि कोई, यहां पे पवन दूतिका को क्या है, दूत बनाकर के राधा जी भेजती हैं मथुरा धाम के लिए। तो वो संदेश दे रहे हैं कि यदि तुम्हें रास्ते में कोई लज्जाशील यानी लाजवंती महिला दिखाई पड़ जाए, जो लंबा लंबा यूं से घूंघट डाली हो, पूरे उसका बदन अक्षय से ढका हुआ हो, यानी गांव की एकदम शर्मीली महिला स्त्री है, तो वही कह रहा है यदि कोई तुम्हें लज्जाशील महिला रास्ते में दिखाई पड़ जाए, तो होने देना वृकित वसना तो ना तू सुंदरी को। तो तुम जरा धीरे बहना, यानी इतनी तेज से मत बहना कि उसके कपड़े उड़ जाएं और वो क्या है, उसे शर्मिंदगी महसूस हो। तो तुम धीरे से बहना, आराम से बहना, उसके कपड़ों को उड़ने मत देना। और जो थोड़ी भी श्रमित हो वह ले गोद श्रांति खोलना। कि कह रहा है कि यदि वो थोड़ी सी भी थकी हुई हो तो उसे गोद में लेना, उसकी थकान को मिटा देना। आगे कह रहा है होठों की और कमल मुख की म्लानताएं मिटाना, कि यहां पे और उसके जो है, कह रहा है कि होठों की और उसके होठों में जो झुर्रियां पड़ गई होंगी, और कमल मुख की म्लानताएं मिटाना, और उसके कमल रूपी मुख यानी कमल मुख की क्या करना, जो म्लानताएं यानी सूखापन है उसको भी मिटा देना। आगे कह रहा है कि कोई क्लांता कृषक ललना खेत में जो दिखावे, यदि तुम्हें खेत में कोई क्या है, किसान की बेटी दिखाई पड़ जाए, किसान की कोई बेटी काम करते हुए दिखाई पड़ जाए, तो धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना। तो धीरे धीरे उसको भी स्पर्श करना और उसकी थकान मिटा देना। जाता कोई जलद यदि हो व्योम में, तो ला उसे, यदि तुम्हें आकाश में कोई बादल जाता हुआ दिखाई पड़ जाए, तो छाया द्वारा सुखित करना तप्त भूतांगना को। तो उस बादल को अपने साथ लाना और उस तप्त यानी गर्मी से तप रही स्त्री यानी जो किसान की लड़की है, उससे छाया द्वारा क्या करना, सुख प्रदान करना। तो ये एक दिया गया है। और आपको अर्थ निकालना आए या ना आए कोई मैटर नहीं करता, ये हम बार बार बोलते हैं। अब देखिए यहां पे बोल रहा है कि दिए गए पद्यांश के कवि एवं कविता का नाम। देखिए ये आसान होता है, एकदम आसान, गद्यांश वाले से भी आसान। तो यहां पर दिए गए, कह रहा है कवि और कविता का नाम लिखिए। तो याद रखिएगा यहां पे पद्यांश के कवि कौन है, तो कवि ये हरिऔध जी की रचना है, याद रखिएगा, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी। तो लिखेंगे दिए गए पद्यांश के कवि है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी है। ठीक है ना।
तथा कविता का नाम क्या है? पवन दूतिका है। क्या है? पवन दूतिका है। अगला है कि राधा पवन दूतिका से राह में पथिकों के साथ कैसा व्यवहार करने को कहती हैं। तो यहां पे थोड़ा लंबा हो जाएगा, लिखेंगे कि राधा कहती हैं कि यदि रास्ते में कोई लज्जाशील महिला दिखाई पड़े, लज्जाशील महिला दिखाई पड़े तो उसके वस्त्रों को अस्त व्यस्त मत होने देना, अर्थात उड़ने मत देना। अब देखिए यहां पे कह रहा है कि इस पद्यांश में कवि ने किसका चित्रण किया है। तो किसका चित्रण किया? एक और तो राधा के विरह का। राधिका जी क्या है? प्रभु श्री कृष्ण के वियोग में बहुत ज्यादा व्याकुल है, वो मिलना चाहती हैं, देखना चाहती हैं प्रभु श्री कृष्ण को। और दूसरे तरफ वो क्या है, जो बात कर ले, ये जो लोग हैं, समाज में जो लोग हैं, उनकी पीड़ाओं को भी वो व्यक्त करती हैं। तो यहां पर लिखेंगे कवि ने किसका चित्रण किया है, तो लिखेंगे एक और राधा के विरह तथा दूसरी ओर पीड़ित समाज और पीड़ित या समाज के कष्ट को ऐसे लिखेंगे, दूसरी ओर समाज के कष्ट को दिखाया है। ठीक है, वहां वही तो दिखाया है ना कि हाँ धूप में कोई तप रही, क्या है परेशानी, ये सब कुछ। तो एक बार स्क्रीनशॉट कर लो, काम की चीज है। हो गया ना? चलिए अब देखते हैं थोड़ा आगे, और भी एक दो क्वेश्चन है। कह रहा है इस पद्यांश में कौन सा अलंकार है। तो कौन सा अलंकार है, अब जरा नजर डालिए। कह रहा है कि होठों की और कमल रूप, मतलब कमल मुख, यानी कमल, यहां पे होठों की और कमल मुख की सबसे अगर ध्यान दीजिए बच्चों, तो सबसे ऊपर जो आपको दिखाई पड़ रहा है, एक तो वो पवन को दूत बनाकर भेज रही है। अब पवन होता है वैसे तो निर्जीव, तो यहां पे अलंकार तो एक तो मानवीकरण है, एक तो सब में इसमें जितना भी आएगा बिना कहे मानवीकरण, और दूसरा क्या है उसके कमल मुख के। तो यहां पे कमल मुख क्या है, यानी कमल रूपी जो मुख है, तो रूपक अलंकार है, रूपक। ठीक है, एक तो मानवीकरण, दूसरा रूपक अलंकार। ठीक है, ये है। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्या कह रहा है। अगला कह रहा है कि इस पद्यांश में अच्छा वो ऊपर में लिखिए भैया, एक मिनट, ये क्वेश्चन इसका है, मतलब इसका आंसर है, क्या लिख रहे हैं बबुआ। ये इसका है, ये इसका है, ठीक है ना, मानवीकरण अलंकार। अब कह रहा है रेखांकित अंश का भावार्थ लिखिए, यानी वही चीज उसका व्याख्या करना है। रेखांकित अंश, रेखांकित अंश देखिए यहां पे ये कह रहा है कि होने देना विकित वसना ना तो सुंदरी को, जो थोड़ी भी श्रमित हो गोद ले श्रांति खोना, होठों की वो कमल मुख की मुलानताएं मिटाना। तो आप कैसे लिखेंगे, आप लिखेंगे कि राधिका, यहां पे लिखेंगे राधिका जी पवन दूतिका से कहती हैं कि यदि, मतलब रास्ते में यदि लज्जाशील महिला दिखाई पड़े
तो तुम धीरे बहना, उसके वस्त्रों को उड़ने मत देना। यदि वह थकी हो तो गोद लेकर के थकान दूर कर देना, और उसके होठों और कमल रूपी मुख की क्या है, झुर्रियों को मिटा देना। बस इसीलिए भैया हम पहले अर्थ बता देते हैं, ठीक है, ताकि दिक्कत ना हो बबुआ। तो ये आपका हो गया। अथवा में जैसे दिया गया है, मान लेते हैं कि जल पंजरगत अब अरे अधीर अभागे, वे ज्वलित भाव थे स्वयं तुझी में जागे। पर था केवल क्या ज्वलित भाव ही मन में, क्या शेष बचा था और ना इस मन में। कुछ मूल्य नहीं वात्सल्य मात्र क्या तेरा, पर आज अन्य सा हुआ वत्स भी मेरा। फिर कह रहा है कि थूके मुझ पर त्रैलोक्य भले ही थूके, जो कोई भी मतलब जो कोई जो कह सके कहे क्यों चूके। यहाँ पे कह रहा है छीन ना मातृपद किंतु भरत का मुझसे, हे राम दुहाई करूं और क्या तुझसे। तो ये किस चैप्टर का है अब तो समझ में आ गया होगा। जब भी देखिए यहां पर भरत आ जाए, भाई आ जाए, मैया आ जाए, ये राम आ जाए, ये वर्ड आ जाए, तो कैकेयी का अनुताप से है। ठीक है, ये दूसरा वाला ही चैप्टर है, कैकेयी का अनुताप। तो इस पर आधारित प्रश्न 5 दिए रहेंगे। इन प्रश्नों का उत्तर आपको आराम से लिख देना है। अब उसके बाद जो 5वां प्रश्न आएगा, 5वां जो प्रश्न होगा बच्चों, ये प्रश्न होगा कि निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय लिखते हुए प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। अधिकतम समय जो सीमा होगा, ठीक है, यानी समय सीमा बोल रहे हैं, शब्द सीमा होगा 80, यानी 80 शब्दों से ज्यादा नहीं लिखना, पूरे 5 नंबर का। ठीक है, 5 नंबर का। 3 नंबर में आपका साहित्यिक परिचय, जीवन परिचय दोनों इन्वॉल्व होता है। ये 2 नंबर आपकी रचनाओं का होता है, इस तरह से 5 नंबर। ठीक है, चलिए, जैसे इसमें आएगा कि वासुदेव शरण अग्रवाल, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, आपको याद हो तो हमने बताया था इन्हीं तीनों को तैयार कर लो, एकदम 100% फिक्स है, क्योंकि ये टॉपिक 100% वाला है। अगर आपको नहीं पता तो कमेंट एक बार कर दीजिएगा कि इन तीनों पर हम फिर से ला देंगे। साहित्यिक परिचय कैसे लिखना है, वो भी बहुत सरल से सरल शब्दों में, और ज्यादा लंबा नहीं, केवल 80 से 100 शब्दों में। ठीक है ना, आपको चाहिए तो कमेंट करिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अब आपका इसी तरह ख में आएगा, गद्य का हो गया तो जाहिर सी बात है काव्य का भी आएगा। काव्य में भी आपका आएगा, काव्य में भी बोलेगा किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय हुए लिखते हुए उनकी कृतियों का उल्लेख 80 शब्द में लिखना है। ये भी 5 नंबर का, जैसे में मैथिली शरण गोप, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, इनको दोनों तो हर हाल में तैयार कर लो, फिक्स है, डेफिनेटली टपकेगा। अगला क्वेश्चन जैसे आपका आ जाता है छठा, जो छठवां होगा ना बबुआ, छठवां बहुत आसान, ये भी 100% वाला टॉपिक है, ये भी 100% श्योर है। 5 नंबर में ये भी बोलेगा अधिकतम 80 शब्द। देखिए आपका साहित्यिक परिचय वाला हो गया 80 शब्द में, उसके बाद कहानी वाला 80 शब्द में, खंड काव्य वाला भी 80, ये सब 80-80 शब्दों में ही लिखना है, और तीनों 5-5 नंबर के ही होते हैं। जैसे यहां पे ध्रुव यात्रा अथवा पंचलाइट कहानी का उद्देश्य लिखिए। उद्देश्य आ गया, मान लेते हैं उद्देश्य नहीं लिखा, नहीं लिखना, उद्देश्य तैयार ही नहीं किया आपने, कोई बात नहीं, अथवा में देगा कि बहादुर कहानी का क्या करना है, कथानक अपने शब्दों में लिखना है, मतलब वही पूरी कहानी का सारांश। और हमने बताया ना, केवल आप पंचलाइट बहादुर देख लीजिए बस, और आप ऑप्शनल देखना चाहते हैं लाठी भी तैयार कर लीजिए, कोई दो राय नहीं है, वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है, हमने बहुत आसान तरीके से बताया भी है। ठीक है ना, समस्या वैसे भी होनी नहीं चाहिए। चलिए देखते हैं आगे। आगे अब आ जाएंगे स्वपठित खंड काव्य। जो स्वपठित खंड काव्य होता है ना बच्चों, स्वपठित खंड काव्य, ये भी 5 नंबर का 80 शब्दों में लिखना होगा। और इसमें ये जहां आपसे है, मतलब आप हैं, जहां आपके मतलब आपके यहाँ जो भी चलता है वो आपको दिया रहेगा। जैसे दिया तो सब रहेगा पेपर में, अब ऐसा नहीं सब करने बैठ जाओ, नहीं, आपके यहाँ जो चलता है, जैसे प्रयागराज में आलोक वृत्त चलता है, कहीं पर सत्य की जीत चलता है, कहीं पर श्रवण कुमार चलता है, कहीं रश्मि रथी चलता है, कहीं मुक्ति यज्ञ, तो ऐसा रहेगा मुक्ति यज्ञ के आधार पर स्वतंत्रता आंदोलन की घटना लिखना है। अथवा में नहीं आता तो मुक्ति यज्ञ काव्य के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए, यानी 2 क्वेश्चन यहां भी रहेगा अथवा करके। ठीक है, तो आपके पास विकल्प रहता है।
ठीक, जैसे कहीं पर क्या है, तो कहीं पर रश्मि रथी चलेगा कि यहाँ पे प्रमुख पात्र का चरित्र चित्रण लिखना है, या इसके 5वें सर्ग, जैसे सत्य की जीत है तो इसके आधार पर द्रौपदी का चरित्र चित्रण अथवा में इसकी पूरी कहानी का सारांश लिखिए। कहीं त्यागपथी है तो इसमें हर्षवर्धन का चरित्र चित्रण तैयार कर ली। देखिए जितने भी हैं, आज हम आपको एक ट्रिक बता रहे हैं, जितने भी हैं, जितने खंड काव्य में, याद रखिएगा, खंड काव्य वाले, खंड काव्य में बच्चों आपको सबसे ज्यादा जरूरी कि इनके नायक जो हैं, ठीक है, नायक का आप चरित्र चित्रण तैयार कर लीजिए। ठीक, यही आप तैयार कर लीजिए, क्योंकि अथवा में चरित्र चित्रण तो रहेगा ही। जैसे त्यागपथी में है हर्षवर्धन का चरित्र चित्रण, ठीक है ना, याद रखिएगा। उसके बाद आपने इसके पहले देखा द्रौपदी का चरित्र चित्रण, और जैसे आएगा अभी आलोक वृत्त, उनके क्या कहते हैं, नायक का चरित्र चित्रण, तो ये याद रखिएगा। जैसे अभी देख लीजिए श्रवण कुमार, तो श्रवण कुमार में जैसे आ गया, तो देखिए यहां पर श्रवण कुमार में दिया है कहानी का सारांश, अथवा में दे दिया ना दशरथ का चरित्र चित्रण, यानी कभी कभार इधर उधर चला जाए, नहीं प्रमुख पात्र में ज्यादा आता है। जैसे आलोक वृत्त में आ गया कि चतुर्थ सर्ग यानी चौथे सर्ग को के बारे में बताइए, अथवा में क्या है, इनके नायक गांधी जी का चरित्र चित्रण। तो ये इस तरह से होता है, और ये आपका फिनिश हो जाता है खंड का पूरे 50 नंबर का। शुरुआत होती है खंड खा की, ठीक, यहां लिखा भी नहीं है, बट 8वें प्रश्न से खंड खा शुरू हो जाता है। ठीक, 8वें नंबर से याद रखिएगा, यहां ये खंड खा, ठीक है, यहां से खंड खा की शुरुआत हो जाती है। ये भी पूरे 50 नंबर का आएगा, याद रखिएगा। अब यहां पे बहुत आसान होता है बबुआ, ये पहला ही प्रश्न 7 नंबर देकर के जाएगा, बड़ा आसान है। 8 के का में जैसे बोलेगा कि दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित या संदर्भ बोलेगा हिंदी में अनुवाद कीजिए, तो सबसे पहले आपको ये पढ़ना होगा, उसी से पता चलेगा कि ये किस चैप्टर से लिया गया है। 2 नंबर बच्चों आपको दिया जाता है किसका, तो 2 नंबर दिया जाता है संदर्भ का। 5 नंबर किसका, तो 5 नंबर आपका दिया जाता है अनुवाद का। जैसे कि एक दिया है, एक मिनट थोड़ा पानी पी ले भाई। अब देखिए बच्चों, यहां पे दिया गया है कि अतीते प्रथम कल्पे जना एकस्मि मतलब एकम अभिरूपम सौभाग्य प्राप्तम सर्व कार्य परिपूर्णम पुरुषम राजानुकुर्वन। देखिए बोल रहा है कि अतीते प्रथम कल्पे यानी प्राचीन प्राचीन काल में के प्रथम कल्प में लोगों ने एक लोगों ने कह रहा है एक सौभाग्यशाली सर्व कार्य परिपूर्ण पुरुष को क्या कर दिया, राजा बना दिया। ठीक है, फिर आगे कह रहा है चतुष्पदा अपि, चौपायों ने भी, यानी जिनके 4 पैर होते हैं, जो जानवर होते हैं, चतुष्पदा अपि सन्निपत एकम सिंहम राजानुकुर्वन, चौपायों ने भी इकट्ठा होकर के क्या किया, एक राजा मतलब एक शेर को राजा बना दिया। तथा शकुनी गड़ा हिमवत प्रदेशे एकस्मिन पाषाणे सन्निपत्य मनुष्य राजा, यहाँ पे सजा लिखे हैं, राजा प्रज्ञायते तथा चतुष्पदे सुचा। देखिए यहां पे बोल रहा है उसके बाद पक्षी गण हिमालय प्रदेश में एक पाषाणे यानी एक पत्थर पर सन्निपत्य यानी इकट्ठा होकर के वो मत करते हैं, यानी बोलते हैं आपस में कि मनुष्यों में राजा होता है, तथा चतुष्पदे सुचा, और क्या है, चौपायों में भी राजा होता है। अस्माकम पुरंतरे राजा नास्ति, लेकिन हमारे बीच में कोई राजा नहीं है। आ राज को वासो नामना वर्तते, यानी बिना राजा के रहना उचित नहीं है। फिर आगे लिखा है कि एको राजस्थाने स्थापित इति उक्तवन्तः,
कि मतलब एक राजा की क्या है स्थापना होनी चाहिए, ऐसा कहा गया। ठीक है, यानी उसमें क्या रखा गया, कह रहा है कि प्राचीन काल में, ये भी इंपॉर्टेंट है इसीलिए बता दे रहे हैं, अच्छे से याद रखिएगा कि प्राचीन काल के प्रथम कल्प में लोगों ने एक अपिरूपम, सौभाग्यशाली और सर्व कार्य परिपूर्ण पुरुष को क्या किया, राजा घोषित कर दिया। चौपाइयों ने भी क्या है, इकट्ठा होकर के एक शेर को राजा बना दिया। फिर उसके बाद क्या है, पक्षी गण, जो पक्षी गण है, पक्षियों का समूह एक हिमवत प्रदेश है, यानी हिमालय प्रदेश में एक पाषाणे यानी पत्थर पे इकट्ठा होकर के क्या करते हैं, बोलते हैं कि मनुष्यों में राजा होता है तथा चतुष्पदेश यानी चौपायों में भी राजा होता है, लेकिन अस्माकम पुरंतरे राजा नास्ति, लेकिन हमारे बीच में राजा नहीं है। और बिना राजा के क्या है कि अराजको वासो नाम ना वर्तते, बिना राजा के रहना उचित नहीं है। कि एको राजस्थाने स्थायित्व इति उक्तवंतः, एक राजा की क्या है, स्थापना होनी चाहिए, यानी राजा की स्थापना करनी चाहिए। ठीक है, ये कहा गया। फिर आगे कह रहा है तथ अथ ते परस्पर परस्पर अवलोकयन्तः, कह रहा है एकम उलूकम दृष्टवा अयम नो रोचते इत्यवोचन। देखिए कह रहा है कि इस प्रकार वे सभी एक दूसरे को अवलोकित, मतलब एक दूसरे को देख करके वो बोलते हैं, एकम उलूकम यानी एक उल्लू को देख करके बोलते हैं, अयम नो रोचते, कि मुझे ये पसंद है, इत्यवोचम, ऐसा कहा। ठीक है ना, कहते हैं सब लोग तो पहले एक मत ले लेते हैं, कहते हैं इसी को घोषित कर दो, तब वहां पर रखा जाता है बात की हाँ नहीं ये मुझे इसका राजा, फिर और लोग विरोध करते हैं कि मुझे इसका राजा बनाना बिल्कुल पसंद नहीं, कि बिना क्रोध के ही इसका मुंह वैसे है तो क्रोधित होने पर कैसा होगा। ठीक है, ये बात रखी जाती है। अब जैसे अथवा में आपका एक दे दिया है, ठीक है, अब यहां पे बात आती है कि हम लिखेंगे कैसे संदर्भ, तो कुछ नहीं करना, कई बार बता चुके हैं, लिखेंगे प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के जिस भी पाठ से है, तो यहां पर लिखेंगे कि जातक कथा के उलूक जातम से लिया गया है। ठीक है, ओ भाई खांसी क्यों आने लगी, हो गया। चलिए अब खा में जो आएगा ना बच्चों, वो संस्कृत पद्यांश या फिर श्लोक कहले होगा। ये भी कितने नंबर में आएगा, तो 7 नंबर का। कितने नंबर का, तो ये भी आपका आपका 2 + 5 पैटर्न याद रखना, 7 2 नंबर संदर्भ के, 5 नंबर आपका अनुवाद का। कि बोलेगा दिए गए पद्यांश में किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करिए, क्योंकि अथवा करके आएगा 2 रहेगा। ठीक, चाहे आप ये वाला करिए चाहे ये वाला। जैसे दिया है भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गिरवाण भारती तस्या ही मधुरम काव्यम तस्मादपि सुभाषितम। तो यहां पर कह रहा है कि भाषाओं में मुख्य मधुर दिव्य क्या है, संस्कृत भाषा यानी देववाणी है। तस्या ही मधुरम काव्यम यानी जितने मधुर इसके काव्य हैं, तस्मादपि सुभाषितम उससे भी अधिक क्या है, सुंदर इसके सुभाषित हैं, यानी इसके बोल हैं, इसके वचन हैं। अब यहां पर वही चीज लिखेंगे कि प्रस्तुत संस्कृत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक जिस चैप्टर से हो, तो सुभाष यहां पर लिखेंगे पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के सुभाषित रत्नानी पाठ से, मतलब नामक पाठ से लिया गया है, तो लिख दिए। अथवा में भी एक दिया है कि परोक्षे कार्य हंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादिनम, और कह रहा है कि वर्जते तादृशम मित्रम विश्व कुंभम पयोमुखम, ये भी बहुत ज्यादा आता है। ठीक है, और 100% है, फिक्स है, ये जो हम बता रहे हैं आएगा 100 में 100% पूरे दावे के साथ कह रहे हैं। ठीक है, ये आएगा आपके पेपर में। देख रहा है कि परोक्षे कार्य हंतारम, जो परोक्षे कार्य हंतारम और प्रत्यक्षे प्रियवादिनम, जो पीठ पीछे आपका काम बिगाड़ते हो, और प्रत्यक्षे प्रियवादिनम, और जो प्रत्यक्ष यानी आपके सामने मीठा बोल बोलते हो, तो वह जते तादृशम मित्रम, ऐसे मित्र को उसी प्रकार छोड़ देना चाहिए, विष कुंभम पयो मुखम, यानी जिस प्रकार विष से भरे हुए यानी जहर से भरे हुए और ऊपर यानी उसके मुख पर दूध लगे हुए घड़े को त्याग दिया जाता है। यानी अगर घड़ा पूरा जहर से भरा है, ऊपर दूध लगा है, तो देखने में लगेगा कि ऊपर तो दूध भरा है, तो इसका मतलब पूरा घड़ा दूध से भरा है, लेकिन उसके अंदर तो पूरा जहर भरा है ना। तो ऐसे मित्र को
कि जिसके अंदर जहर भरा है लेकिन वो आपके सामने मीठा बोल रहा है, आपके सामने दूध उगल रहा है। तो वही चीज कह रहा है कि ऐसे मित्र को कह रहा है कि परोक्षे कार्यहंतारम, जो पीठ पीछे आपका काम बिगाड़ते हो और सामने मीठा बोल बोलते हो, ऐसे मित्र को उसी प्रकार छोड़ देना चाहिए जैसे विष से भरे हुए तथा मुख पर दूध लगे हुए घड़े को त्याग दिया जाता है। तो ये भी उसी चैप्टर से है, याद रखना, पूरा आपका सेम वैसे ही रहेगा। देखिए अगला है कि निम्नलिखित मुहावरों में से, अब व्याकरण की तरफ अपन चल रहे हैं, यहां पे अब 2-2 नंबर वाला टॉपिक मिलेगा यही अपठित गद्यांश को छोड़कर, कि निम्नलिखित मुहावरों में से किसी एक का अर्थ लिख करके वाक्य प्रयोग करना है। कितने नंबर का आएगा? 2 नंबर का। ओ भाई साहब, कहीं हम बीमार ना पड़ जाएं एग्जाम तक, क्या हाल होगा बच्चों का, हमारे प्यारे रसगुल्लों का। चलिए यहां पे जैसे दिया है कि एक म्यान में 2 तलवार, तो इसका अर्थ लिखना है। अर्थ क्या होगा? अर्थ ये होगा कि 2 समान गुणों वाले एक स्थान पर नहीं रह सकते। समान गुण वाले व्यक्ति एक स्थान पर नहीं रह सकते। ये थोड़ा लंबा है, याद रखना। यानी एक म्यान में 2 तलवार, तो 2 समान गुण वाले व्यक्तियों का एक साथ ना रहना, ऐसे लिख सकते हैं, एक साथ ना रहना, एक साथ ना रहना। तो यानी यहां पर क्या है कि यहां पे इसका मतलब देखिएगा, अगर हम अब वाक्य प्रयोग की बात करें, ठीक है, किसके वाक्य प्रयोग की, तो वाक्य प्रयोग में आप क्या लिखेंगे? वाक्य प्रयोग में क्या लिखेंगे जरा बताइएगा। ठीक है, वाक्य प्रयोग में यही लिखेंगे ना कि किसी गांव में 2 ताकतवर इंसान राज्य नहीं कर सकते। जाहिर सी बात है, अगर कोई गांव है, कोई गांव किसी ताकतवर आदमी के पूरे गिरफ्त में है, तो वहां पर 2 ताकतवर इंसान यानी 2 एक जैसी ताकत वाले, एक जैसे गुण वाले नहीं राज कर सकते। उनमें से कोई एक ही अपनी हुक्म चलाएगा ना। तो वही चीज, एक म्यान में 2 तलवार, अर्थात 2 समान गुण वाले व्यक्ति एक स्थान पर नहीं रह सकते। तो यहां पर लिखेंगे, जैसे यहां पर लिखेंगे कि किसी गांव में 2 ताकतवर इंसान शासन नहीं कर सकते, शासन नहीं कर सकते, अर्थात एक म्यान में 2 तलवार नहीं रह सकती। बस हो गया। तो अपने से थोड़ा इसे ही कुछ बना लेना है, ठीक है भैया। अब जैसे दूसरा है, क्योंकि एक ही जब कहेगा तो आसान होता है, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, अर्थ क्या होगा? दोषारोपण करना, ठीक है, दोषारोपण करना। दोषारोपण करना इसका मतलब क्या है? यानी इसका अर्थ है कि दूसरे पर दोष निकालना। जैसे क्या है, हमने बताया है ना कि पेंट अच्छा ना होने के कारण, मतलब वो क्या कहते हैं ऐसा कि रमेश पेंटिंग सही से नहीं बना पाया, इसलिए उसने पेंट पर दोष निकाल दिया कि पेंट खराब है। इसे ही कहते हैं नाच न जाने आंगन टेढ़ा। जैसे कि रमेश नाचना नहीं जानता है और उसने फिर कहा कि गाना ही खराब है, तो इसका मतलब कहते हैं नाच ना आवे आंगन टेढ़ा। यही देख लो ना कि नाचे तो आवत नहीं है इनका और बोला था आंगन वही टेढ़ है, तो क्या है, हो गया ना, नाच ना आवे आंगन टेढ़ा। आगे लिखेंगे तो कोई भी आप बना सकते हैं, कोई भी ले लेंगे कि चोर की दाढ़ी में तिनका, तो यहां पर लिखेंगे कि अपराधी
अपराधी या दोषी लिखेंगे डायरेक्टली, अपराधी नहीं कह सकते हम, दोषी का शंकित रहना। ठीक है, दोषी हमेशा क्या रहेगा, सशंकित रहेगा, यानी हमेशा वो उसके सामने अगर जैसे कुछ भी बात करेंगे तो वो जो दोषी व्यक्ति है वो हमेशा क्या रहेगा कि उसके मन में एक डर बना रहेगा। ठीक है, जैसे रमेश के सामने चोरी की बात जैसे ही की गई वो तुरंत ही अंदर क्या हो गया, मतलब यानी वो क्या है, अच्छा मतलब संकित रह गया। ठीक, यानी अंदर ही अंदर वो भयभीत हो गया, वो चीज है। अगला जैसे है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, इसका क्या अर्थ होगा, इसका भी वही होगा, दूसरे पर दोष निकालना। यानी खुद से काम ना हो पाए तो दूसरे पर दोष निकालना, ये चीज होता है। तो जैसे कि दिनेश परीक्षा में फेल हो गया तो उसने कहा टीचर ने पढ़ाया ही नहीं था सही से, इसे ही कहते हैं कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। तो आप ये लिख लीजिए, ठीक है। तो ये जरूरत नहीं है, हालांकि हर एक स्टूडेंट इसको कर ही सकता है। अब देखिए बच्चों, जो आपका 10वां आएगा, 10वां बबुआ हमने बता ही दिया है कि ये जो होता है ये आपका अपठित गद्यांश पर आधारित जो प्रश्न होता है ये 5 नंबर का आएगा। कितने नंबर का, 5 नंबर का। आसान होता है, कुछ नहीं करना, बस जो प्रश्न दिया रहेगा, जो गद्यांश या पद्यांश दिया रहेगा, बोलेगा इससे पढ़िए और इस पर आधारित ये नीचे प्रश्न दिए रहेंगे। ठीक है, ये नीचे प्रश्न दिए रहेंगे, इनका उत्तर दो। ठीक है, और ये वाला याद करो, हमने करवा भी चुका है, ये वाला एग्जाम्पल करवा भी दिए हैं कि यहाँ पे कि आज से कई वर्ष पहले गुरुदेव के मन में आया कि शांति निकेतन को छोड़कर कहीं अन्यत्र चले जाएं। स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं था, शायद इसलिए या पता नहीं क्यों तय पाया कि वे श्री निकेतन के पुराने 3 मंजिले मकान में रहें। शायद मौज में आकर यह निर्णय लिया हो, वे सबसे ऊपर के तल्ले में रहने लगे। उन दिनों ऊपर तक पहुंचने के लिए लोहे के चक्करदार सीढ़ियां थी और वृद्ध और क्षीण वपु रविंद्रनाथ के लिए उस पर चढ़ सकना असंभव था। फिर भी बड़ी कठिनाई से उन्हें वहां ले जाया जा सका। तो ये वाला तो हम बता चुके हैं ना कि गुरुदेव शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया, तो रविंद्रनाथ जी के लिए। फिर आगे है कि गुरुदेव ने शांति निकेतन छोड़कर कहीं जाने का मन क्यों बना लिया, तो ऊपर ही लिखा था भैया कि स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं था, यानी इनका हेल्थ ठीक नहीं था। और उसके बाद अगला है कि उनके समीप तक पहुंचने के लिए क्या कठिनाइयां थी, तो उनके समीप तक पहुंचने के लिए कठिनाइयां क्या थी, तो उन दिनों ऊपर तक पहुंचने के लिए लोहे की चक्करदार सीढ़ियां थी और यही सबसे बड़ी कठिनाई थी। हो गया, ये भी अथवा करके आएगा, इसलिए बेनिफिट बहुत ज्यादा है। ठीक है, यहां पे पहले मैं आपको अपनी विशेषता बताता चलूं तो एक और ऐसा दिया है, इसको पढ़िए और इस पर आधारित ये 3 प्रश्न रहेंगे, तीनों के मिलाकर आपको 5 नंबर। अब उसके बाद आ जाते हैं 11, प्रश्न संख्या 11 में। अब 11 में आपका 11, 12 ऐसे सब व्याकरण वाला आएगा। ठीक है, जैसे 11 में है, 11 के का में निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए। ठीक है, सही अर्थ चयन करके लिखना है। तो यहां पे दिया है अंश और अंश, तो इसका सही अर्थ चयन करके लिखना है। ठीक है, इसका सही जोड़ा सही कौन सा होगा, अंश और अंश में पहला है भाग और कंधा, कंधा हिस्सा, सूर्य चंद्रमा, मांच आंच। एक चीज याद रखना, ये बार बार कंफ्यूजन ना हो क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अलग से एकदम अच्छे से समझ लो, ये कई बार आगे पीछे करके ऊपर नीचे करके कंफ्यूज कर देता है, यानी ये वाला अंश कभी आगे कर देता है, ये वाला अंश कभी पीछे। तो ये जहां पे ये आपका ठीक है नीचे ये अंश, ठीक ये अंश है तो इसका मतलब अंश का मतलब हिस्सा। ठीक है, और बाकी ये जो सा है ये वाला, ठीक है, इसका होता है क्या कहते हैं, कंधा, इसका हिस्सा या भाग कहो, और इस वाले का हिस्सा मतलब इस वाले का कंधा होता है। तो आपका विकल्प देखिएगा ऐसा कौन सा विकल्प है, तो अंश अंश।
तो पहला है भाग, कंधा, कंधा हिस्सा, सूर्य, चंद्रमा, मांच, आंच। तो कौन सा है? पहले अंश का मतलब देखिए हमने बताया है हिस्सा या भाग कह लो, तो हिस्सा या भाग कह लो ये है, और इस वाले अंश का मतलब कंधा, तो इस तरह से पहला ही हो जाएगा। ठीक है, पहला ही क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। ये पहला हो गया। दूसरा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और ये तो पूछा ही जाता है, आप चाहे 2020, 22, 23, 24, 25 ऐसा पेपर उठाओ, ये पूछा गया है, लगातार आया है। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए इसमें बोल रहा है, इसमें भी बड़ा ज्यादा कंफ्यूजन होता है, आज दूर कर देंगे कि तरण और तरणी का सही शब्द युग्म क्या होगा। तरना और स्त्री, नाव और स्त्री, सूर्य और नाव, और सूरज और चंदा। तो याद रखिएगा इसमें ये जो तरण है, तरणी और तरणी है, ठीक है। तो इस वाले तरणी का मतलब होता है सूर्य, और इस वाले तरणी का मतलब होता है नाव, नाव। तो इस हिसाब से आपका विकल्प देखिए कौन हो जाएगा। तो तरण तरणि का सही नाव और स्त्री नहीं होगा, सूर्य और नाव, क्योंकि तरणि का मतलब सूर्य और नाव, तो ये तीसरा हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए, तब तक थोड़ा पानी पी लें भाई, बार बार खांसी आ रही। समझ में आ गया। ऐसे ट्रिक में समझ लेना कि ये छोटा जो ये अड़ा है, इसमें छोटी की मात्रा लगी हो तो सूर्य, और ये जो अड़ा है इसमें छोटी मतलब बड़ी की मात्रा लगी हो तब वो नाव हो जाएगा। ठीक है, इससे आप अपने दिमाग में रखिएगा। आगे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट देखते हैं कि निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के दो सही अर्थ लिखिए। 2 नंबर का रहेगा। ठीक है, अनेकार्थी वाला है ये। चलिए देखते हैं। यहां पर दिया है, पहला दिया है एक अली, ठीक, दूसरा दिया है नाग, तीसरा अंक, चौथा सारंग। तो समझना इसका सही युग शब्द युग्म क्या होगा। चलिए यहां पे अली का देखना है, नाग का देखना है, अंक और सारंग। ठीक, देखिए अली का मतलब होता है भंवरा, अली का मतलब भावरा, अली का मतलब सखी होता है, और अली का मतलब बिच्छू भी होता है। यहां पे हम 3 लिख दे रहे हैं, बट आपको 2 ही लिखना है, जैसे हमको 3 याद है तो हम लिख दे रहे हैं। आपको 2 से ज्यादा नहीं लिखना है, ज्यादा दिमाग चलाने की जरूरत नहीं बच्चों, हम बार बार ये चीज बोलते हैं। ठीक है, नाग, नाग का मतलब, एक तो नाग का मतलब पर्वत होता है, और एक नाग का मतलब सर्प होता है। ठीक है ना, नाग मतलब पर्वत, नाग सर्प, और एक हाथी भी होता है, हाथी भी होता है। अगला देखिएगा, अंक है। अंक का क्या होता है? अंक मतलब होता है, एक तो अंक का होता है संख्या, और एक अंक का मतलब होता है गोद, गोद लेने वाला गोद। ठीक है, अगला है सारंग। सारंग का मतलब होता है, सारंग का एक होता है सर्प, सारंग का सर्प भी होता है, याद रखिएगा। और एक सारंग का क्या होता है? हंस होता है। क्या होता है? हंस भी होता है। ठीक है, सारंग का हो गया, सर्प हो गया, हंस हो गया। ठीक है, याद रखिए। तो इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया। चलिए आगे चलते हैं। अगला है कि निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन करिए। अब देखिए घृणा के योग्य, यानी जो घृणा के योग्य हो उस व्यक्ति को क्या कहा जाता है, यह भी 2 नंबर का रहेगा। घृणित, घृणास्पद, घृणी, संघृणित। तो जो घृणा के योग्य हो उसे घृणित कहा जाता है। क्या कहा जाता है? घृणित। ये वाले सब आसान होते हैं, एक एक नंबर वाले करते जाओ, एक एक नंबर मिलता जाएगा। अगला, जो जीता ना जा सके उसे क्या कहेंगे? अजेय कहेंगे, अमर कहेंगे, अजर कहेंगे, अच कहेंगे। तो जिसे जीता ना जा सके अजेय, जो ना मरे वो अमर है, और जो बूढ़ा ना हो अजर है ना। चलिए
आगे देखेंगे कि निम्नलिखित में से किन्हीं दो वाक्यों को शुद्ध करना है, यह भी 2 नंबर का हो जाएगा। जैसे मैंने रो दिया, तो इसका सही क्या हो जाएगा? इसमें कह रहा है कि मैंने रो दिया, तो क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा मैं रो दिया। मैं रो दिया हो गया इसका शुद्ध। अगला है जैसे कि परमात्मा के अनेकों नाम हैं, तो क्या हो जाएगा? परमात्मा, परमात्मा के अनेक नाम हैं, अनेक नाम हैं। ठीक है, परमात्मा के अनेक नाम है। अगला, मैं भोजन कर लिया है, तो मैं भोजन क्या हो जाएगा? कर चुका हूं, मैं भोजन कर चुका हूं। अगला, मैं 100 रुपया प्राप्त हूं, मतलब 100 रुपया प्राप्त हुआ, तो इसका हो जाएगा कि 100 रुपए प्राप्त हुए। तो ये ध्यान देना, गलती सब में कहां कैसे है, ये इसका सबका शुद्ध रूप होगा। इस तरह से आपको शुद्ध वाला करना है। अब आ जाएंगे प्यारे बच्चों रस छंद अलंकार में। ये रस छंद अलंकार वाला जो टॉपिक है ना, सब 2-2 नंबर वाला। कितने नंबर? 2-2 नंबर वाला। एक नंबर परिभाषा का, 1 नंबर उदाहरण का, मिलके 2 नंबर। तो जैसे यहां पे देखिए, रस में आपका है करुण रस अथवा शांत रस। देखिए आ गया ना, तो हमने बताया ना, श्रृंगार रस देख लो, करुण रस देख लो, वीर रस, 3 देख लो, जरूरत नहीं है चौथे की। अथवा में एक वैसे भी आएगा। जैसे इसका परिभाषा लिख के पूरा लिखना है। दूसरे में देखो कि अनुप्रास, अलंकार में अनुप्रास अथवा उत्प्रेक्षा, तो उधर जाने की जरूरत ना है को। उत्प्रेक्ष, इसमें या तो अनुप्रास देगा या यमक देगा, ठीक है ना। अनुप्रास, यमक अलंकार या फिर उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा भी आया है, तो 2 से 3 जो है हमने बता भी दिया है। उपमा भी एक आता है, ठीक है। और आपका छंद में आ जाएगा चौपाई अथवा दोहा, तो चौपाई दोहा दोनों अच्छे से बताया है, तो ये भी फिक्स। ये तीनों टॉपिक याद रखिएगा, 100% फिक्स होते हैं, ये आपसे कोई नहीं छीन सकता। इस पे जो हमने वीडियो बनाया है उसको देख लेना अच्छे से। इसमें कम से कम 7 से 8 वीडियो बनाया होगा। एक पे तो मिलियन से भी ज्यादा व्यूज है, यानी 10 लाख से भी ज्यादा बच्चों ने प्यार दिया है। तो रस छंद अलंकार को ट्रिक से कैसे जानना है देख लेना जाके, ठीक है। आगे देखते हैं। अब आपका आ जाएगा कि क्या कहते हैं, पत्र वाला, ठीक है। ये जो प्रश्न संख्या 13, ये पत्र कितने नंबर का आएगा? 6 नंबर का। तो किसी इंटर कॉलेज के प्रबंधक के नाम लिपिक पद आ गया ना, लिपिक पद वाला बताया है बढ़िया तरीके से। अथवा में दिया है कि अपना कुटीर उद्योग प्रारंभ करना है, तो किसी बैंक के प्रबंधक को ऋण प्रदान करने हेतु क्या करना है? एक पत्र। तो ये भी तो बताया है, एक लिपिक पद और एक बैंक के कर्मचारी से आपको ऋण लेना है, लोन लेना है, और तीसरा सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सफाई के लिए, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा पत्र लेखन में। अब आ जाता है आपका निबंध। निबंध, तो निबंध में प्यारे बच्चों बोलेगा कि किसी एक विषय पर अपनी भाषा शैली में निबंध आता है पूरे 9 नंबर का। और 9 नंबर का आएगा तो इसमें कोई एक टॉपिक, जैसे साहित्य समाज का दर्पण है, लोकतंत्र और समाचार पत्र, भ्रष्टाचार, कंप्यूटर, वन संपदा और उपयोगिता। याद रखिएगा, इसमें स्टेप मार्किंग चलता है। भले ही आप पूरा ना लिख पाओ, आधा भी लिख दोगे तो 3 से 4 नंबर, 5 नंबर तक मिल जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपका पूरा हिंदी का क्वेश्चन पेपर हो जाता है। याद रखना बबुआ, हम ये दावे के साथ कर रहे हैं, अगर आप बढ़िया तरीके से तैयारी किए हैं तो हिंदी के अंदर पूरे 90 प्लस फोड़ने से कोई नहीं रोक सकता। और ये हम 100% दावे के साथ कह रहे हैं। जितना हमने अब तक पूरा आपको तैयार करवाया है, जितना अब तक बताया है, जितने क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवा चुके हैं, अब भी अगर आपका 90 प्लस नहीं आता तो यकीनन कहीं ना कहीं आपने तैयारी नहीं की है, आपने केवल उसे मौज मस्ती में लिया है। नहीं तो अगर आपने सीरियस लिया है तो इतना लाने से कोई नहीं रोक सकता। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और शानदार टॉपिक के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। हाँ, प्यारा सा कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा।